Clausius inequality we have discussed previous time. ds तक का वैल्यू डिफाइन किया था कि व्हाट इज डिफाइंड एज ds कैरनोट साइकिल से, यही लास्ट था ना, dq by t जो उन्होंने प्रूफ किया था प्रीवियस लेक्चर में। क्या कहते थे उसको पॉइंट, कैरनोट साइकिल में एफिशिएंसी क्या होती है हीट इंजन की, वर्क डन जो भी आएगा उसका मॉडुलस बाई क्यू, और वो जो वैल्यू आ गया था वो आ गया था एफिशिएंसी इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2, मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर बाई हाई टेम्परेचर, और ये आया था Q1 प्लस Q2 बाई Q2। इससे आ गया था Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई K2 इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ dq बाई t इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं कि इन द साइक्लिक प्रोसेस dq बाई t लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये dq रिवर्सिबल बाई t इक्वल टू 0। ये प्रीवियस टाइम प्रूफ किया था पूरा कैरनोट साइकिल डिराइव करके। रिवाइज कर रहा हूँ तब ये तो चलेगा। प्रीवियस टाइम हम लोगों ने dq बाई t ये डिराइव कर दिया था। किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में रिवर्सिबली जो हीट देंगे बाई t उसका साइक्लिक प्रोसेस में करोगे तो 0 आ जाएगा। और इसके बाद मैंने एक और प्रूफ किया, एन एटा इरिवर्सिबल प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस में रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, वर्क डन इज मैक्सिमम इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उससे जो प्रूफ आ गया कि अच्छा Q2 प्लस Q1 बाई Q2, ये एफिशिएंसी आई थी ना फॉर इरिवर्सिबल, इक्वल टू Q2 प्लस Q1 बाई Q2 रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। इससे क्या आ गया, Q रिवर्सिबल इसको हम लोगों ने लिख दिया T2 माइनस T1 बाई T2, इससे Q इरिवर्सिबल बाई T आ गया तुम्हारा लेस देन 0 सिग्मा, मतलब यदि इसको समेशन करें तो dq irreversible by t is found to be less than 0 irreversible प्रोसेस के लिए। ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी मैंने लिखवाया था कुछ, क्या क्या हो गया, फॉर साइक्लिक प्रोसेस dq by t less than 0 irreversible process and dq by t equal to 0 for reversible process, ये लिखा था क्लॉसियस। नोट्स में लिखा हुआ, प्रीवियस टाइम से बता दिया था, नोट्स में लिखा हुआ ना, देखते जाओ एक बार फिर से। क्लॉसियस इनइक्वालिटी मैंने लिखा था कि dq by t लेस देन इक्वल टू 0 साइक्लिक प्रोसेस में, लेस देन कब होगा, इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, इक्वल कब होगा, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ये सब कवर कर लिया था। नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगा तो क्या होगा, नॉन साइक्लिक के लिए नॉन साइक्लिक के लिए
नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, ds इक्वल टू dq बाई टी, ये हुआ ना, ds इक्वल टू dq बाई टी, ये किसके लिए हो गया, रिवर्सिबल, और ये इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में ds क्या होगा, ग्रेटर देन dq बाई टी आएगा। पिछले बार इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को जा रहा है तो dq बाई टी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आ गया था, एंट्रोपी ग्रेटर देन दैट आया था। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी यही है। और ds डिफाइन क्या है, ds क्या डिफाइंड है, dq रिवर्सिबल बाई टी, ऐसा ds इक्वल टू dq रिवर्सिबल टाइम बाई टेम्परेचर, और इस क्या है, एंट्रोपी। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में कोई बाहर है, अच्छा हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम उसके लिए भी क्या होगा, ds सिस्टम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा, इक्वल टू फॉर रिवर्सिबल एंड ग्रेटर देन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोलेटेड सिस्टम तो भी तो वही हो गया ना एक सिस्टम की तरह, तो पहले वाला कंसेप्ट आ गया वो। तो कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग ये टोटल इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। रिवर्सिबल मतलब जो वापस आ जा रहा है उसके लिए वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रीवियस टाइम ये सब पार्ट तक हम लोग कर चुके हैं। ओके, नाउ एंट्रोपी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से रिवाइज किया इतना सब हम लोगों ने, अब स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी। यस, एंट्रोपी क्या होता है, इट इज ए स्टेट फंक्शन and an extensive property. It is a measure of randomness. A measure of randomness or disorderness of molecules of a system. स्टेट फंक्शन होता है। एंट्रोपी क्या हो गया, एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस पिछले बार बताया था थोड़ा कि क्या होता है, जैसे सॉलिड बिल्कुल ऑर्डर्ड है, एक जगह पे मॉलिक्यूल फिक्स वहीं वाइब्रेट कर रहा है, लिक्विड पूरे अपने वॉल्यूम में मूव कर रहा है, गैसेस और डिसऑर्डर्ड हो गया। हाँ, तो वही बताया कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाओगे तो एस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीजेस, डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस ना, फॉर सेम मोल। नहीं तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा मोल उतना ज्यादा डिसऑर्डरनेस, यही है ना। एस का वैल्यू dq बाई टी है ना, तो q तो डायरेक्ट एक्सटेंसिव है, तो ये भी एक्सटेंसिव है। सेम मोल के लिए क्या, एस जी इज ग्रेटर देन एस एल देन एस एस, गैस का ग्रेटर होगा देन लिक्विड देन सॉलिड। ओके, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन की बात करें हम लोग, तो क्या था, ds इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाई टी, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा एस आएगा, डेल्टा एस इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाई टी। तो टेम्परेचर ये कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या बाहर आएगा, टी बाहर कर दो, क्या बच गया,
क्यू रिवर्सिबल बाई टी। आइसोथर्मल के लिए क्या हो गया, टी बाहर कर दो। आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ है, जो सा जिसमें टेम्परेचर सेम है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस 0 डिग्री पे होगा, वेपराइजेशन ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, सब्लिमेशन एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा। तो ये ट्रांजिशन जैसे कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड करोगे तो टी फिक्स है, तो सिंपली ये हो जाएगा ना, ये बहुत इजी आता है। जैसे डेल्टा एस सब्लिमेशन क्या होगा, तो क्यू सब्लिमेशन बाई टी। डेल्टा एस फ्यूजन क्या होगा, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, तो क्यू जो लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन हो गया, क्यू एम एस जी टी से निकालोगे बाई टी, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसमें टी पे डिपेंडेंट हो गया, जैसे कि फेज चेंज हो गया तब तो पूरा इंटीग्रेशन आएगा, बट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, कोई गैस है, फेज चेंज नहीं हो रहा, तब तो टी बाहर आ जाएगा और ये क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आएगा। एस किसका ज्यादा होगा, N2O4। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लर्न कर लेना रिवाइज करके। NO2, सिंस ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो मोर मोलर मास मोर इंट्रोपी, यही है ना। तो नोट्स में ये सब लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है, तो ये सब कॉपी करने के कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आएगा, जो नोट्स में बिल्कुल वही है। तो इसका पीडीएफ नहीं भेजा तो मैं तो चलता है। मोर कम्प्लेक्सिटी इन द मॉलिक्यूल मोर इंट्रोपी, ये भी तो मॉलिक्यूलर मास पे आ गया ना, देखो। SCO2 और SCO में CO2 ग्रेटर देन CO। अब देखो, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, इंट्रोपी इंक्रीजेस, कब कब इंक्रीजेस होगा, मतलब इंट्रोपी इंक्रीजेस किस केस में होगा, एक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना तो हुआ। पहला केस क्या दिया हुआ है नोट्स में देखते हो, आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन, गैस एक्सपैंड हो जाए तो क्या होगा, उसका एंट्रोपी इंक्रीज हो गया, राइट। बट इसको और डिटेल में करेंगे फर्स्ट पॉइंट को भी। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस गया तो वो फॉर्म होगा, यही होगा ना। किसी सॉलिड सॉल्यूशन को, सॉल्यूट को सॉलिड डिसॉल्व कर दो वाटर में, तो सॉल्यूट क्या है, ऑर्डर है, बट उसे डिसॉल्व करोगे क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो यही होगा ना, जैसे शुगर को डिसॉल्व करो तो सॉलिड है, सॉलिड से इधर आ गया, है ना। ओके, यस यस, हाँ ठीक है। हाँ, एक बार नोट्स देखो तो, जस्ट 2 मिनट मुझे टाइम दो। नोट्स देखो जो मैंने ये लिखवाया है, जिसमें आगे रिएक्शंस दिए हुए, एक बार समझने की कोशिश करो तो। इसका कैसे लिखा डेल्टा एस मैं बताता हूँ, जस्ट 2 मिनट।
ओके, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, क्या क्या होगा इसे? किसी सॉलिड को ले लो, NaCl को लो, तो सॉलिड है, जब डिसॉल्व होगा तो क्या होगा? NaCl डिसॉल्व होगा तो उसका आयन चारों ओर तुम्हारा क्या होगा, मूव करना स्टार्ट किया ना, तो उसका रैंडमनेस बढ़ गया ना। सॉलिड मतलब वो बिल्कुल रैंडमनेस नहीं था, इसमें रैंडमनेस बढ़ गया। ओके, क्लियर है। फोर्थ हो गया केमिकल रिएक्शन। डेल्टा एनजी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, जितना गैसियस है उतना ज्यादा बढ़ेगा ना। हम्म, जैसे MgCO3 सॉलिड गिव्स आउट MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ऐसे है। डेल्टा Eg1 है, तो डेल्टा RS क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही हुआ ना। तो MgCO3 कहीं सॉलिड था, जैसे ही तुमने हीट किया गैस आ गया, तो एक तो गैस फॉर्म ही हो गया ना। जितना ज्यादा गैसेस फॉर्म हो गया उतना रैंडमनेस बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट देखो, H2O गैस है, इसको हीट कर दो, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस आ गया। डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1/2, ऐसे आया ना। ये हो गया ग्रेटर देन जीरो, राइट। एंट्रोपी बढ़ेगा इधर। इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू जीरो, तब क्या लिखोगे? तब डेल्टा S ऑलमोस्ट जीरो। कैसे? C सॉलिड प्लस O2 गैस, CO2 गैस, तो 1 मोल से 1 मोल तो बना, बट ये C सॉलिड जो था वो तो ब्रेक होके गैस में आ गया ना। तो डेल्टा SRA इज स्लाइटली पॉजिटिव। क्यों? 1 मोल का तो 1 ही मोल रहा, बट कम से कम सॉलिड तो अपने फॉर्म से हट गया ना, गैस में आया। इसके लिए ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ गए तो आगे। अब कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, ये मेन पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल सब इस पे आएंगे। इससे पहले वो सब डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव हो गया, किसका एंट्रोपी ज्यादा है, N2O4 KNO2। याद होना चाहिए, मोलर मास ज्यादा होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होता है। सॉलिड लिक्विड गैस किसका एंट्रोपी ज्यादा है, एक ही ऑब्जेक्टिव हो जाता है, एक डेल्टा Ng वाला हो जाता है, किसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है। अब ये न्यूमेरिकल्स के लिए, ds इक्वल टू dQ/T, dQ का वैल्यू C/dt। C क्या आता है, हीट कैपेसिटी, वो कितना होता है, MS लिखो या NCM लिखो, मोलर लिखो, नंबर ऑफ ये मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना। वो ग्राम में होगा तो ग्राम वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यदि मोल हो गया तो ये मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल क्या था, ये सब याद है ना, C वाला फॉर्म। ओके, तो डेल्टा एस क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन dQ/T, मतलब C/dt/T का इंटीग्रेशन, ऐसे होगा। अब अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, इस तरह से हम लोग सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, क्या गिवन है पहला, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो C इक्वल टू CP लिखोगे, ये क्या हो गया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
ds इक्वल टू cp dt बाई टी। डेल्टा एस का वैल्यू होगा cp dt बाई टी। अब मोलर लोगे, मतलब ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो 1 मोल का कितना होगा? ये हो गया जूल पर केल्विन पर मोल। हाँ, तब ये सी की जगह क्या हो जाएगा? अब सीपीएम हो गया ना, ये मोलर हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी dt बाई टी का इंटीग्रेशन। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते थे? डेल्टा एस लिखना होगा तो n इंटू सीपीएम dt बाई टी का इंटीग्रेशन। सीपीएम dt तो 1 मोल का था, n मोल होगा तो n मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो n सीपीएम dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? dt बाई टी का इंटीग्रेशन ln t2 बाई t1 ना। यहाँ दो पार्ट हो गया, वो जैसे पहले किया था। इफ सीपीएम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा? n सीपीएम ln t2 बाई t1। if CPM is temperature dependent, तब क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा कि 5 मोल लिया गया, उसका मोलर हीट कैपेसिटी इतना है सीपीएम, और उसको 27 से 127 तक हीट किया गया, तो डेल्टा एस क्या होगा? और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एडवांस में कभी आया तो आया। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो सीपीएम बाहर नहीं आएगा ना, वो फंक्शन आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो भाई, इंटीग्रेट किया ना। हाँ, तो एन सीपीएम dt बाई टी का इंटीग्रेशन। सीपीएम मान लो एक फंक्शन हो गया, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई टी। अब ये जो भी फॉर्म होगा उसको इंटीग्रेट कर देना, आ जाएगा आंसर। क्लियर? नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर लिया हमने। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यहाँ पे सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सीबी, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसका वैल्यू क्या होता है? एन इंटू सीवीएम होता है ना, जैसे वहां पे होता है एन इंटू सीपीएम, राइट? तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा? एन सीवीएम डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन। इसमें भी दो केस, सीवीएम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो कि हर बार आते रहता है, तो क्या लिख दोगे? सीवीएम तो बाहर आ जाएगा, तब डेल्टा एस का इंटीग्रेशन क्या होगा? एन सीवीएम डी टी बाई टी कितना आएगा? एल एन टी टू बाई टी वन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि आइसोकोरिक प्रोसेस में बताओ कि डेल्टा एस का चेंज क्या होगा। तो आइसोबारिक में एन सीपीएम एल एन टी टू बाई टी वन है, इसमें एन सीवीएम एल एन टी टू बाई टी वन। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बहुत आते रहते। फिर वही हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, इंटीग्रेट करना, जो कि आएगा नहीं, वो तुम्हें अवस्थी में ही ये क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। एनसीबीएम, मान लो कि ए प्लस बी टी कोई फंक्शन हो गया है ना, मान लो सीबीएम ए प्लस बी टी या ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, जो भी फॉर्म रहे बाई टी, ये तो इंटीग्रेट कर लोगे ना जो फॉर्म रहे। इतना क्लियर सबको? यस, ओके। आयुष, साहिल, अचल, ओके। और लोग का आंसर सबको क्लियर है? नहीं दे? हाँ, तो ये सब मेन है, ये फॉर्मूला
फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लेना, उसको अच्छे से लर्न कर लेना। 3 चैप्टर तो जरूर है, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तो फॉर्मूला ही याद नहीं आता है, ये तो कुछ भी नहीं रखा है इसमें। ओके, अब आइसोबारिक आइसोकोरिक तो कर लिया हम लोगों ने। अब बच गया फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल बाकी है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। So ds is equal to dqp by t। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। आइस को तो कांस्टेंट टेम्परेचर ही रहता है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर भी 180 है, यही है ना। तब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ds is equal to dqp by t, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड। और रिवर्सिबल लिखो तो सॉलिड से लिक्विड ऐसे आ रहा है, 0 डिग्री पे दे दो, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यूपी बाई टी। इंटीग्रेट करोगे ना, क्यूपी बाई टी इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा डेल्टा एच बाई टी। तो जैसे कि फ्यूजन लेना हो, डेल्टा एफ फ्यूजन, डेल्टा एस क्या था, जूल पर केल्विन, ये हो जाएगा डेल्टा एच एफ बाई टी। अब टी फ्यूजन टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों तो सेम ही होता है। मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, फ्यूजन मतलब लिक्विड से सॉलिड बना है, तो दोनों टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट एक ही है ना। ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एक आना ही है, बहुत इजी रहेगा, है ना। डेल्टा एफ एस मतलब क्या होगा, चेंज जो हो गया, लिक्विड माइनस सॉलिड का। सॉलिड का क्या था, लिक्विड का क्या है। डेल्टा एफ एस को क्या बोल दिया, डेल्टा एफ एस एम, मोलर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, मोलर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ये लिखेंगे डेल्टा एफ एस एम, लिखोगे मोलार निकालोगे, तो ये भी मोलार का ही होगा, एक मोल का एंथैल्पी क्या है, यही हुआ ना। और ऐसे लिखोगे, मोलर नहीं लिखोगे तो डेल्टा एच पूरा बताना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो जूल पर केल्विन, तो ये क्या होगा, जूल पर केल्विन पर मोल ना, यही डिफरेंस होगा, ये एक मोल का होगा। मतलब सिंपली डेल्टा एच बाई टी कर देना, तुम्हें आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसकी वेपोराइजेशन की बात करें, तो देखो क्या गिवन है, लिक्विड से गैस बना रहे हैं हम लोग, ये ना, तो डेल्टा वेपोराइजेशन एस कितना आएगा, डेल्टा वेपोराइजेशन एच बाई टी, यही होगा ना बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाई बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी मोलार कर दोगे तो मोलार हो जाएगा। तो इस तरह से जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, ऐसे कर सकते हो। सिमिलरली ट्रांजिशन रह जाए, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की बात करें, सब्लिमेशन हो जाए, सब्लिमेशन तो क्या होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन बाई टी सब्लिमेशन। उससे ट्रांजिशन हो जाए, मान लो ग्रेफाइट से डायमंड जा रहा है, तो वो कितना होगा, डेल्टा ट्रांजिशन एच बाई टी ट्रांजिशन, जिस टेम्परेचर पे होगा। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड, ये ट्रांजिशन जा रहा है ना, तो किस टेम्परेचर पे जा रहा है, उससे भी आएगा।
मतलब ये सिंपली, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइस दे देगा तो मैं उसका एंट्रोपी बोलेगा कि आइस को लिक्विड बनाया क्या एंट्रोपी चेंज होगा। सिमिलरली डेल्टा एच फ्यूजन बाई उसका टेम्परेचर कितना होता है, याद रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में कोई फॉर्मूला नहीं, केल्विन, डेल्टा एच बाई 273। सिमिलरली वाटर का पूछा कि व्हाट विल बी द वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, तो तुम्हें डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 373, डेल्टा एच होगा बाई 373। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आना ही है, इसलिए आता है कि फॉर्मूला ही याद नहीं रहता। सिंपल सिंपल है, ये चारों में से कोई ना कोई एक रहेगा ही। तुम्हें डेल्टा एच बाई टी कर लेना सिंपली। वो तो वो हो गया जो फिक्स टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बाहर कर लिया गया। बाकी में तो पूरा इंटीग्रेट करना होगा ना। अब केमिकल रिएक्शन जा रहे हैं जिसमें कंप्लीट में इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। एक केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी तक केमिकल रिएक्शन नहीं किया था, और जब रिएक्शन हो रहा है तब क्या करें। तब तो डेल्टा आर सी पी, प्रेशर कांस्टेंट है, तब ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, म्यू सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस म्यू प्रोडक्ट का है कोएफिशिएंट माइनस म्यू आर सीपी ऑफ रिएक्टेंट। सीपी ऑफ प्रोडक्ट और सीपी ऑफ रिएक्टेंट मालूम है, उसको मोलर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो तो डेल्टा आर सीपी आ गया। अब डेल्टा आर एस क्या होगा, म्यू पी एस पी माइनस म्यू आर एस आर, इंट्रोपी का, इंट्रोपी के लिए इंट्रोपी का यूज करोगे, तो डेल्टा आर सीपी निकालना है तो सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और डेल्टा आर एस निकालना है तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये भी सिंपल क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, जैसे N2O4 गिव्स आउट 2NO2, NO2 का डेल्टा एस, NO2 का एस दे देगा कि 70 है और N2O4 का 50 है, तो डेल्टा एस कितना होगा, N2O4 गिव्स आउट 2NO2 है ना, तो 70 इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2NO2 है, माइनस इसका N2O4 का 1 मोल है -50। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डेल्टा एस लिख दोगे। ये क्लियर हुआ। कितने लोग क्लियर हुआ, यस और नो। ओके, क्लियर हो गया सबको, ठीक। अच्छे से बस फॉर्मूला याद याद कर लेना, हो जाएगा, सारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद क्या हो गया, डेल्टा, मतलब रिएक्शन में इस तरह से माइनस करके कर सकते हो। उसके बाद देखो एक दिया है कि डेल्टा सीपी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो कहाँ से आ गया, एक मिनट एक मिनट। हाँ, अब डेल्टा आर सीपी था तो वो तो कैलकुलेट कर लिया, बट डेल्टा आर सीपी यदि इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये कहीं नहीं मिलेगा क्वेश्चन। डेल्टा आर सीपी क्या हो जाएगा, मान लो कि दिया हुआ ए प्लस बी टी
प्लस सी टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करके निकालोगे, डेल्टा आर एस चाहिए तो हो जाएगा ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर डी टी बाई टी, ऐसे। ओके, फॉर आइडियल गैस एक्सपेंशन या कंप्रेशन, आइडियल गैस का एक्सपेंशन और कंप्रेशन लोगे तो डी यू का वैल्यू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब इससे कैसे आएगा, देखो डी क्यू का वैल्यू जो हो गया माइनस डी डब्ल्यू प्लस डी यू रखे, और डी क्यू होता है टी डी एस, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी ना, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, तो डी क्यू को टी डी एस भी लिख सकते हो, और डी डी डब्ल्यू पी डी वी होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया पी डी वी प्लस डी यू, डी यू कितना होता है एन, ये तो फिक्स है किसी भी रिएक्शन का, एन सी बी एम डी टी, ये सब फॉर्मूला हो गया सब, और फॉर्मूला आ गया बस इंटीग्रेट कर दो, हो गया डी एस का वैल्यू कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन, पी डी वी डी एस का इंटीग्रेशन है ना, ये आएगा एन सी बी एम डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन प्लस पी डी वी बाई टी का इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट कर दें हम लोग तो पी को एन आर टी बाई वी लिख सकते हो, एन आर टी बाई वी लिखोगे तो पी बाई टी एन आर बाई वी आ गया, ये आ गया एन सी बी एम डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन, और ये हो गया पी बाई टी का बदला एन आर बाई वी इंटू डी वी, ये इंटीग्रेट हो गया। अब सीवीएम फिर से टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब मान के चलो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही आ जाएगा, इफ सीवीएम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यही क्वेश्चन ही मिलेंगे बुकलेट में हर जगह, कहीं कहीं डिपेंडेंट मिला था इंटीग्रेशन में, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, सीवीएम बाहर आ गया, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, इसको अच्छे से लर्न करोगे। इस फॉर्मूला को वापस यहाँ पे लिखता हूँ, डेल्टा एस का जो वैल्यू आ गया एन सी बी एम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, एक फॉर्म तो ये हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे सब होते हैं। इससे पहले तुम लोगों ने आइसोबारिक किया था, आइसोकोरिक किया था, दोनों इससे आ जाएगा। कैसे, देखो ये इन जनरल किसी प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, या कोई भी अननोन प्रोसेस जो भी होगा सबको इससे कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसी पे सब कुछ है, इसको सही से याद करना। नाउ इसको हम लोग एक और फॉर्म लिखते हैं, तुम्हें मालूम है कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, तो V2 बाई V1 का जो वैल्यू आ गया P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1, डेल्टा एस का वैल्यू होगा एन सी वी एम एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1, मतलब P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1। तो ये आ जाएगा एन सी बी एम एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन P1 बाई P2 प्लस एन आर एल एन T2 बाई T1, ऐसे। तो डेल्टा एस का जो वैल्यू आ गया एन सी बी एम प्लस आर एल एन T2 बाई T1 कॉमन ले लो, एन एल एन T2 बाई T1, और ये आ गया एन आर एल एन P1 बाई P2। एक और फॉर्म आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज एन सी पी एम एल एन T2 बाई T1 प्लस
NrLnP1/P2। ये दो इक्वेशन है, दोनों अच्छे से याद कर लेना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उसी का डेरिवेशन है ना, इजी है लर्न करना। ये NCVM है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वाला टर्म V2/V1, ये प्रेशर है तो प्रेशर वाला टर्म, तो V2/V1 इक्वल टू P1/P2 ना। ओके, अब इसमें क्या होगा, ओके हाँ हाँ, तो NCVM ln T2/T1 और NrLnP2/P1 यही है ना। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, इसी में दोनों आइसोथर्मल हो गया, तो क्या होगा, T1 इक्वल टू T2, तो डेल्टा एस क्या होगा फिर, ln T2/T1 जीरो हो गया, NrLnV2/V1 यही हुआ ना। और सेकंड में पुट करो, सेकंड वाला ब्रैकेट वाला T1 T2 कैंसिल हो गया, दैट इज NrLnP1/P2, यही होना भी था। तो कई बार तुम्हें सिंपल क्वेश्चन रहेगा, 5 मोल ऑफ गैस है, उसको 5 ATM से 10 ATM पे ले दिया गया, तो डेल्टा एस क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा, काम हो जाएगा अपने इस टॉपिक में। ओके, और आइसोबारिक रहेगा तो क्या होगा, पहले भी डिराइव किया बट अब और आराम से होगा। आइसोबारिक मतलब P1 इक्वल टू P2, क्या आ जाएगा फिर, P1 P2 वाला इक्वेशन पहले में तो नहीं है, दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे आओगे P1 P2 इक्वल कर दो तो क्या बच जाएगा, N CPM ln T2/T1, यही बचा ना। P1 P2 को जीरो कर दोगे, हो जाएगा। ओके, और आइसोकोरिक V1 इक्वल टू V2, क्या बच जाएगा, तो ये V1 V2 किसके में है, पहले इक्वेशन में, तो पहले पे चले जाओ, क्या बच जाएगा, NCVM ln T2/T1। ये दोनों हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली डिराइव किया, कौन कौन सा, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड अभी डिराइव किया था, थर्ड डिराइव किया, बट अब ये दोनों तो इसी इक्वेशन से आ जा रहा है ना। P1 इक्वल टू P2 किया, मतलब ये वैल्यू जीरो पड़ गया, तो इधर पड़ गया ये। V1 इक्वल टू V2 किया, ये वैल्यू जीरो पड़ गया, तो सिर्फ ये बच गया ना, तो ये यहाँ पे बच गया, यही है ना। और आइसोथर्मल हो गया, तब T1 T2 जीरो हो गया, ये तो सिर्फ NR वाला पड़ गया। ये तीनों क्लियर लर्न हो जाएंगे, आइसोबारिक आइसोकोरिक और आइसोथर्मल में कैसे करना है। आइसोबारिक आइसोथर्मल अलग से निकाला गया था, बट अब इस इक्वेशन से तो सब आ जा रहा है ना, देखो नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ क्लियर है, ओके। इसमें लिखा भी आइसोकोरिक हीटिंग हुआ था, डेल्टा एस NCVM ln T2/T1। आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल के लिए क्या हो गया, पूरा डिराइव किया गया यहाँ पे। आइसोबारिक का भी लिखा। हाँ, अब हम लोग लिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल अभी हम लोग करने वाले हैं, जो जल्दी किसी को लर्न नहीं होता, इसको अच्छे से लर्न करोगे, इसको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है ना। पहला हो गया आइसोथर्मल आइडियस गैस, आइसोथर्मल आइडियल गैस प्रोसेस, एक्सपेंशन या कंप्रेशन।
ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट सब चल रहा है, ये और इसके बाद वाला। एक तो फॉर्मूला, उसके बाद ये सब जो डिराइव किया एक जगह समाप्त कर रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मिलके 0 होगा, और डेल्टा एस सिस्टम की हम लोग बात करें तो वो कितना आता है, अभी निकाला था हम लोग ने, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन डिराइव किया, या दैट इज एन आर एल एन पी वन बाई पी टू, ये डिराइव करके प्रीवियस पेज पे ले आए हम लोग। और डेल्टा एस सराउंडिंग की बात होगी तो सराउंडिंग का भी तो डेल्टा एस चेंज होगा, क्योंकि प्रोसेस मान लो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो हीट दोगे वो वर्क कर जाता है, उसको टेम्परेचर तक कांस्टेंट रखना है, तो सराउंडिंग से जो हीट मिला वो उसका वर्क कर जाता, वर्क डन बाय द गैस, तो उसको तो हीट मिल गया तो उसका डेल्टा एस पॉजिटिव आ गया, बट सराउंडिंग का डेल्टा एस तो निगेटिव होगा ना, हीट उससे बाहर गया हुआ है। हाँ, तो एन आर एल एन वी टू बाई वी वन यदि पॉजिटिव है, वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, तो डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव हो गया। डेल्टा एस सिस्टम निगेटिव कब होगा, जब कंप्रेशन, तुम गैस को कंप्रेस कर रहे हो और चाहते हो डेल्टा एस चेंज भी ना हो, तो कंप्रेस करोगे तो V1 से V2 की ओर गया, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, बट कंप्रेशन में जो वर्क डन हो गया वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, तो उतना हीट वो बाहर निकालेगा, तो सराउंडिंग का हीट मिल गया, तो डेल्टा एस क्या होगा, उसका क्यू पॉजिटिव होगा वहां पे। ओके, तो अब डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करें हम लोग, तो उसका अपना क्यू है, उसका अपना प्रोसेस है, ये तो सिस्टम का निकाला हम लोग ने, जो फॉर्मूला डिराइव किया सिस्टम का, सराउंडिंग का ऑलवेज माइनस क्यू बाई टी, है ना, अब प्रोसेस रिवर्सिबल है तो माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और डेल्टा एस टोटल कितना होगा, वो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यही होगा ना, वो कितना होना चाहिए, मिल के 0 होना चाहिए, मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे का बस नेगेटिव है और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग हुआ कितना, माइनस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, उसी का नेगेटिव वाला पार्ट, माइनस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। रिवर्सिबल में तो बोल सकते हो क्योंकि दोनों मिलके 0 है, तो सिस्टम का मालूम है तो सराउंडिंग का उतना ही माइनस करके आ जाता है। अब हो गया इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल मतलब एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, तब प्रोसेस मान लो एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी पहुंचा, तो एस क्या है, डेल्टा एस इज द स्टेट फंक्शन है, तो उसको तुम रिवर्सिबल होके ले जाओ या इरिवर्सिबल होके ले जाओ, डेल्टा एस तो उतना ही आएगा, तो डेल्टा एस सिस्टम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, तो सिस्टम का पूछा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला वही लगाओ, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो जो भी रहे, बट हीट वाला पार्ट अलग होगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा, इरिवर्सल कंप्रेशन में एक्सपेंशन बोला मैंने, मान लो एक्सपेंशन ले लोगे तो उसको वर्क डन कम करना है तो वो हीट कम लेगा सराउंडिंग से, और इरिवर्सिबल कंप्रेशन हो गया तो उसको वर्क डन उसमें बहुत ज्यादा आता है, ऊपर वाला रेक्टेंगल, बड़ा वाला रेक्टेंगल, वर्क डन ज्यादा हो गया तो हीट भी ज्यादा सराउंडिंग को जाएगा, तो डेल्टा इज सराउंडिंग, तो उसका फॉर्मूला माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी ही है। हाँ, ये माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी ऐसे आएगा ना, और माइनस क्यू को क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू इरिवर्सिबल बाई टी, कैसे, डेल्यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्यू तो 0 है तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू। अब ये दोनों मिलके सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, वो मिलके ग्रेटर देन 0 होना ही था क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल हो गया तो डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग एक दूसरे का नेगेटिव है और कुछ नहीं है। ओके,
अब फ्री एक्सपेंशन की बात करें हम लोग। फ्री एक्सपेंशन मैंने बोला था जो फ्री का मार्क्स है इसमें सब कुछ जीरो होता है। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, आइसोथर्मल लिया, इसमें क्या क्या जीरो था, रिकॉल करो, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये जीरो हो गया, ये डब्ल्यू जीरो हो गया क्योंकि पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो है, तो माइनस पी एक्सटर्नल डी भी, ये भी जीरो हो गया, तो क्यू भी जीरो आएगा फिर, है ना। इसका मतलब क्यू भी जीरो हो गया, टेम्परेचर चेंज तो हुआ नहीं, तो डेल्टा एच भी जीरो है, सब कुछ जीरो था, है ना। तो वही मैंने बोला फ्री का मार्क्स है, जीरो लिख दो मिल जाता है। बट इंट्रोपी नहीं, एक्सपेंशन हुआ तो इंट्रोपी तो बढ़ना ही था ना, और वो उतना ही होगा, ये तो उससे इंडिपेंडेंट है, तो ये एन आर एल एन वी टू बाई वी वन ही होगा। डेल्टा सिस्टम वो तो फिक्स है, कुछ भी रहे, रिवर्सिबल रिवर्सिबल एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। और तो डेल्टा सराउंडिंग कितना होगा, उसको हीट तो मिला नहीं, माइनस क्यू बाई टी था ना, तो ये जीरो हो गया। ओके, आइसोथर्मल क्लियर हो गया सबको। अब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, इसमें भी वही थी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सब चल रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया रिवर्सिबल, तो डेल्टा एस का वैल्यू जो होता है एन सी बी एम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई बी वन, ये तो किसी भी प्रोसेस के लिए, बट ये दोनों ऐड करके जीरो आएगा। सीबी का वैल्यू होता है आर बाई गामा माइनस वन, लिखोगे आर बाई गामा माइनस वन, गामा माइनस वन को वहां टी टू माइनस टी वन का पावर ले लो, टी टू बाई टी वन इंटू गामा माइनस वन, तो वी टू बाई वी वन आ जाएगा, वो मिलके जीरो हो गया, तो सिस्टम का तो जीरो हो गया। और डेल्टा एस सराउंडिंग तो माइनस क्यू बाई टू, ये तो नहीं था, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई टी, मतलब ये तो जीरो हो गया, क्यू ही जीरो है, क्यू जीरो है ना, हीट तो दिया ही नहीं सराउंडिंग ने, तो उसका जीरो है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके जीरो होना ही था। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मिलके जीरो होना था, रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये जीरो है, ही तो डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो होना था, इसीलिए मैंने इसको जीरो लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम इज जीरो। रिवर्सिबल में दोनों मिलके जीरो होना था, और सराउंडिंग मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में सराउंडिंग ने हीट तो दिया ही नहीं है, तो उसका तो जीरो हो गया। ओके, तो इरिवर्सिबल रह जाए तो क्या होगा, इसमें भी फ्री एक्सपेंशन, एक हो गया फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन कौन सा, एडियाबेटिक है ना, हम लोग एडियाबेटिक कर रहे हैं, मतलब क्यू का वैल्यू जीरो है, डब्ल्यू का वैल्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीबी का इंटीग्रेशन, तो वैक्यूम है, ये जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया, तो डेल यू भी जीरो हो गया, इंटरनल चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा टी भी जीरो है, डेल्टा एच भी जीरो है, ये तो बताया था सब, तो सब कुछ जीरो हो ही गया, आइसोथर्मल ही है। आइसोथर्मल का प्रोसेस का क्या होता है, डेल्टा एस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन सिस्टम का, और डेल्टा एस सराउंडिंग का कितना होगा, वो तो माइनस क्यू बाई टी था, तो ये तो जीरो हो गया, हीट तो मिला ही नहीं, तो ओवरऑल दोनों को मिला के क्या हो गया, ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, आ गया ग्रेटर देन जीरो। एक हो गया फ्री एक्सपेंशन, और दूसरा हो गया अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दोगे तो डेल्टा सराउंडिंग तो हीट तो मिलने वाला है नहीं, ये तो जीरो ही होना था, dq बाई टी का इंटीग्रेशन करोगे तो यही जीरो हो गया। तो डेल्टा सिस्टम तो जो फॉर्मूला बना था वही रह जाएगा, एन सी बी एम एल एन टी टू बाई टी वन, अब ये टेम्परेचर कुछ और आएगा इसमें,
प्लस NR/Ln V2/V1। और दोनों मिला के क्या होगा, डेल्टा एस टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलाओगे तो ग्रेटर देन 0। ये इर्रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सपेंशन अपने आप होता है ना, कंप्रेशन अपने आप नहीं हो सकता। तो एक्सपेंशन होगा तो इर्रिवर्सिबल हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, खुद से होता है। इतना क्लियर हो गया सबको? अभी तक पिछले आधे घंटे में जो बताया ना, डेल्टा एस का सबसे मेन पार्ट है और इसमें सबको डाउट रहता है, इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लोगे। ओके, इसका आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब क्या हो गया? आइसो मतलब क्या होता है? या आइसो एंट्रोपिक, इसका एंट्रोपी रिमेन्स सेम। एंट्रोपी रिमेन्स सेम, किसका रिमेन्स सेम रहता है? एग्जाम्पल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस लोगे तो डेल्टा सिस्टम कितना आया था? वो आया था 0। तो डेल्टा 0 हो गया तो वही बोले ना, आइसो एंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक या आइसो एंट्रोपिक, एंट्रोपी रिमेन्स सेम। नाउ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है कि इंट्रोपी, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड लो तो उसमें कुछ ना कुछ इंट्रोपी है, डिसऑर्डरनेस है। कैसे होगा? Na+Cl-, Na+Cl-, 3D स्ट्रक्चर में ऐसे ही जमा रहता है। कहीं कहीं से अचानक Na+Cl- गायब हो गया तो वैकेंट स्पेस आ गया, तो कुछ जगह पे Na+Cl- तो है ही नहीं। तब क्या हो जाएगा? उसको हम लोग बोलेंगे अरे इसमें इंट्रोपी है, डिसऑर्डरनेस है। एंट्रोपी किसका 0 मानोगे? एट 0 केल्विन। 0 केल्विन में कोई कहीं जा ही नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है। एब्सोल्यूट 0 पे ले जाओ तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। 0 हो गया तो सब सेटल्ड है, तब डिसऑर्डरनेस आएगा कैसे? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनने पे मॉलिक्यूल इधर से उधर मूव कर रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। टेम्परेचर ही गैप कर दो तो सारे गैस मॉलिक्यूल सेटल हो गए, अर्थ पे सेटल हो जाएंगे वो। तो ये हो जाएगा कि एंट्रोपी 0 केल्विन लोगे तो एंट्रोपी 0 आएगा। एंट्रोपी ऑफ each pure element or compound in perfect crystalline form is what? 0 at absolute 0। अब जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको ले लो 0 केल्विन, 0 केल्विन, और इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड एट T केल्विन ले लो। तो डेल्टा एस जो होगा, एस एट T केल्विन माइनस एस एट 0 केल्विन, यही होगा ना। और एस एट 0 केल्विन यही 0 होता है। ये क्या बच जाएगा? हाँ, एस एट T केल्विन, तो डेल्टा एस इतना हो गया। और
डेल्टा एस का वैल्यू जब तुम निकालते हो तो होता है सीपी dt बाई टी का इंटीग्रेशन। कहाँ से आएगा? 0 केल्विन से लेकर टी तक, और वो वैल्यू सिर्फ एस का होगा। तो एस एट टी निकल जा रहा है ना तुम्हारा। हाँ, तो एस एट टी तुम एब्सोल्यूट एंट्रोपी बता पा रहे हो सीपी dt बाई टी के इंटीग्रेशन से, 0 से लेकर टी तक। जैसे एब्सोल्यूट तुम इंटरनल एनर्जी नहीं बता सकते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं, एनसीवीएम डेल्टा टी होगा। एक मॉलिक्यूल उसका काइनेटिक, उसका इंटरनल एनर्जी कितना नहीं बता सकते। जैसे पोटेंशियल एनर्जी तुम नहीं बता सकते एब्सोल्युटली कितना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो कि mgh है, रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊपर। उसी तरह इंट्रोपी नहीं बता सकते, बट चेंज इन इंट्रोपी बता सकते थे हम लोग डीक्यू बाई टी के इंटीग्रेशन से। बट 0 केल्विन पे 0 मान लिया गया तो एक बेस मिल गया ना, तो उसके रिस्पेक्ट में ऊपर का बता सकते हो कि क्या होगा। एक बेस चाहिए था जिससे बताया जा सकता है। जैसे तुम पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, तो यहाँ पे 0 मान लिया तो यहाँ पे मान लो 10 जूल हो जाएगा। यदि 0 है तो एग्जैक्ट बता सकते हो ना, यदि mgh का वैल्यू 10 है तो यहाँ मालूम है तो यहाँ बता दिया तुमने। उसी तरह 0 केल्विन पे 0 मालूम है तो क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पे बता पा रहे हो। यही पार्ट 0 कर दिया हम लोगों ने। तो डेल्टा एस एस टी की आ गया तो डेल्टा एस का वैल्यू ये फॉर्मूला जो है सीपी डी टी उससे आ जाएगा। और इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, ये क्वेश्चन का फॉर्म है जो आते रहता है। देखो डेल्टा एस एम टोटल तो कितना होगा, 0 से टी केल्विन, ये होगा सीपीएम डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन प्लस डेल्टा फ्यूजन एस एम प्लस सीपीएम लिक्विड डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन। पहले में क्यों किया ऐसा हम लोग ने? मान लो कि इसका फंक्शन हम लोगों ने दिया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो कितने पे? 0 केल्विन, है ना। इससे लिक्विड बना दिया गया, लिक्विड से गैस बना दिया गया टी केल्विन पे। अलग अलग प्रोसेस हो गया। 0 केल्विन से पहले उसको मेल्टिंग पॉइंट पे लेके आओगे, यहाँ पर टी कितना आ गया, ये मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाओगे। जैसे वाटर ही है तो माई 0 केल्विन से लेके 273 तक लेकर आए। फिर वहां पे जब आओगे तो डेल्टा एच एम फ्यूजन आएगा। फ्यूजन का वैल्यू कितना था डेल्टा एच एम फ्यूजन बाई टी ना, मेल्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, लिक्विड आ गया। तो लिक्विड क्या हो गया, जैसे वाटर ही आ गया, तब 0 डिग्री से 100 डिग्री ले जाओगे। मतलब टी मेल्टिंग पॉइंट से टी बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएंगे हम लोग। तो जो लिक्विड है उसको हीट किया ऐसे, फिर 100 डिग्री पे चले गए तो क्या होगा, वेपोराइजेशन आएगा। तो डेल्टा वेपोराइजेशन एस एम आ जाएगा। फिर से वो गैस बन गया तो फिर से यही फॉर्मूला पे जाएंगे हम लोग, सीपीएम गैस इंटू डी टी बाई टी। तो ये टी बॉइलिंग पॉइंट से टी पे जाओगे। तो एस एम डेल्टा एस एम टोटल था ना, एस एम एट टी माइनस एस एम एट 0 केल्विन, यही 0 हो गया। ये कितना बच जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया 0 से लेके टी मेल्टिंग पॉइंट, आ गया सीपीएम सॉलिड डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वो फ्यूजन पे गया तो फ्यूजन बताया था कैसा लिखना, डेल्टा एफ फ्यूजन बाई टी मेल्टिंग पॉइंट, यही होगा ना। प्लस फिर अब वो लिक्विड बन गया तो इसको 0 से 100 ले जाना, तो 0 से 100 ले जाना तो फिर इंटीग्रेट करोगे सीपीएम डी टी बाई टी। इसको इंटीग्रेट किया कहाँ, 273 से 373, वाटर है तो कुछ और है तो टी मेल्टिंग पॉइंट से टी बॉइलिंग पॉइंट। और वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट आ गया था सारा वेपराइज हो गया, तो वहां पर डेल्टा वेपराइजेशन एच बाई टी, ये बॉइलिंग पॉइंट बाई 373 है। फिर से इंटीग्रेशन जाएगा ये टी बॉइलिंग पॉइंट से जिस टेम्परेचर तक ले जाए, सीपीएम गैस इंटू टी बाई डी टी बाई टी। डी टी बाई टी तो एल एन टी आएगा, ये सब एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा एक्सपोनेंशियल गया, फिर अचानक कांस्टेंट आ गया। ये एस ले लो और टी ले लो, तो मेल्ट, ये टी मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट पे से उसी टेम्परेचर पे एस बढ़ते गया। अब वो लिक्विड बन गया, लिक्विड का फिर एक्सपोनेंशियल बढ़ा, फिर उसी टेम्परेचर पे ऊपर गया, फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ग्राफ होगा ना।
देख लो नोट्स में अच्छे से दिया हुआ। बताओ इतना क्लियर हुआ? ओके, क्लियर हो गया राइट? साहिल एंड आनंदिनी स्कूल, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कर रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स एनर्जी जी। गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी जी है। जी कौन सा हो गया? फिर से वही जो एंट्रोपी का था, स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी भी यही था, जी भी वही है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये जी डिफाइन क्या हो गया? जैसे एच डिफाइन था ई प्लस पी वी, उसी तरह जी इज डिफाइंड, ये एक एनर्जी है जो एच माइनस टी एस के टर्म में डिफाइंड है, इंथैल्पी माइनस एंट्रोपी एनर्जी के टर्म में। इसको जब हम लोग जी इक्वल टू एच माइनस टी एस करेंगे तो डी जी जब करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आ जाएगा डी एच माइनस टी एस का डिफ्रेंशिएशन टी डी एस माइनस एस डी टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? डी टी का पार्ट जीरो हो गया, तो डी जी का वैल्यू हो गया डी एच माइनस टी डी एस। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो यूजुअली हम लोग का सारा रिएक्शन होता है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं। तो अपने लिए डेल्टा जी का वैल्यू कितना हो गया? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसी पे क्वेश्चन आया था इस बार ये फॉर्मूला पे। अब डेल्टा जी नॉट हो गया तो वो स्टैंडर्ड स्टेट हो गया। नॉट मतलब क्या हो गया? डेल्टा जी नॉट में चेंज इन गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट है क्या? वो है प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर, कुछ भी चलेगा। यूजुअली कंसिडर्ड टू बी रूम टेम्परेचर। जनरल रिएक्शंस के लिए, गैस के लिए तो हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर एसटीपी वाला ही है, बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर अलग है। कोई भी टेम्परेचर चलेगा, बट जनरली 25 डिग्री ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, ऐसे आएगा। जनरली 298 ले लोगे। अब देखो इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवस्थी में दिया हुआ है, और उसको लर्न कर देना अच्छे से, बार बार आते रहा है आईटी में, है ना? तो डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा आर एच नॉट माइनस टी डेल्टा आर एस टी नॉट, ऐसा है ना? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस नॉट डेल्टा टी, यही हुआ ना? इस फॉर्म में मैंने आर आर करके क्यों लिखा? आर नहीं भी लिखोगे। तुम्हें क्या बताना है? किसी के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो जैसे 300 केल्विन है तो टेम्परेचर 300 हर जगह लिखना। डेल्टा आर जी नॉट ये 300 केल्विन पे है, ये होगा डेल्टा आर एच नॉट, ये भी 300 केल्विन पे है, माइनस अब यहाँ पे 300 आएगा,
इंटू डेल्टा आर एस टी नॉट एस एट 300। ये हुआ ना। क्वेश्चन आता है इस पर, ये ऐसा क्यों लिखा? अब यही डेल्टा आर जी नॉट 310 होगा तो सब 310 कर देना, डेल्टा आर एच नॉट 310 माइनस 310 डेल्टा आर एस 310 ऐसे। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट डेल्टा आर जी नॉट 310 given delta r h naught 300 delta r s naught 300 and c naught pm at c naught p ही दिया होगा। इससे कैसा होगा? तुम्हें निकालना क्या है? डेल्टा जी टी नॉट गिवन, ये निकालना है ना। गिवन क्या है? ये सब वैल्यू। तो डेल्टा 3 नॉट लोगे तो डेल्टा एस 310 पे चाहिए, बट तो तुम्हें तो 300 ही दिया हुआ, तो तुम डेल्टा एच एट 310 ला सकते हो, क्योंकि डेल्टा आर सी पी यहाँ से आ जाएगा। देखो डेल्टा एच 310 चाहिए था हम लोग को, हम लोग डेल्टा एच एट 300 दिया हुआ है, प्लस डेल्टा आर सी पी टी टू माइनस टी वन 310 माइनस 300। ये किरचॉफ से इक्वेशन था ना, डेल्टा एस टी टू इक्वल टू डेल्टा एस टी वन प्लस डेल्टा आर सी पी। डेल्टा आर सी पी नोन है, ये नोन है, ये कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ का ये पार्ट तो आ गया। अब सिर्फ ये पार्ट चाहिए। डेल्टा जी एट 310 पूछा हुआ है, तो डेल्टा एस एट 310 तो आ गया इसमें। अब डेल्टा एस कैसे आएगा? तो डेल्टा एस डेल्टा एस नॉट एट 310 माइनस डेल्टा एस नॉट एट 300 इक्वल टू कितना आता है? डेल्टा आर सी पी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इस तरह से ये भी आ जाएगा ना, ये नोन है, ये 300 से 310। तो तुम्हें नोन क्या क्या हो गया? ये कैलकुलेट किया तुमने, ये कैलकुलेट कर लिया, यहाँ और यहाँ पुट कर दो, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये तुम लोग को अवस्थी में लेवल 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन। समझ में आया ना कैसे करना है? हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडवांस में देंगे ही देंगे, है ना। ओके, अब इसमें क्या होता है? जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है, इसी तरह गिब्स फ्री एनर्जी ही जीरो होता है। enthalpy of formation both are zero for elements in their standard state। कोई भी एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो उसका एंट्रोपी भी जीरो होगा और गिब्स फ्री एनर्जी भी जीरो होगा, राइट। जैसे H2, H2 का सॉलिड लिक्विड गैस, तो सोचो क्या है, H2 गैस है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस जीरो होगा। उसी तरह एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जी नॉट की बात करें H2 गैस, तो वो भी जीरो होगा। स्टेट स्टैंडर्ड मतलब 25 डिग्री, 1 बार प्रेशर। अब एल्यूमिनियम का स्टेट सोचो क्या है, एल्यूमिनियम सॉलिड है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड वो जीरो होगा, या डेल्टा एफ जी नॉट एल्यूमिनियम सॉलिड वो भी जीरो होगा। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच गैस पूछो तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता ही नहीं, होता H2 गैस होता है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर ना? डेल्टा एफ जी नॉट भी जब लोगे एच गैस तो नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा। हाँ,
for chemical reactions and process. Chemical reaction and process. Delta S system plus delta S सराउंडिंग और मिलके डेल्टा एस टोटल हुआ। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या आएगा, डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस क्यू बाई टी ना, मतलब माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाई टी भी कर सकते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा एच बाई टी कर सकते हो इक्वल टू क्यू गिवन इज इक्वल टू डेल्टा एच ना एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच टोटल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0। ये केवल सिस्टम के टर्म में ला रहे हैं हम लोग, तभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, डेल्टा एच सिस्टम डेरिवेशन जो हो गया, टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एस टी डेल्टा एच टोटल। अब इसको लिख सकते हो डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। और ये अब डेल्टा जी सिस्टम आ गया, डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। यहाँ डिराइव किया हमने, डेरिवेशन याद हो चाहे ना हो, ये पॉइंट याद रहना चाहिए। तो किसी भी प्रोसेस को इरिवर्सिबल है तो या तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा जी सिस्टम क्या होगा, डेल्टा एस टोटल यदि ग्रेटर देन 0 हो गया तो डेल्टा जी सिस्टम निगेटिव हो गया। हाँ, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए या तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 या सिस्टम इक्वल टू निगेटिव। सिस्टम देखना ज्यादा इजी ना, रेदर देन तुम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का ऐड करके ले आओ। इससे ये जो पॉइंट आ गया कि डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ये डिराइव किया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होगा, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी सिस्टम विल बी निगेटिव, यही होगा ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लोगे, ये सिस्टम के टर्म में और वो टोटल के टर्म में, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। अब कब ये पॉजिटिव होगा, फर्स्ट केस डेल्टा, हाँ ये हम लोग को डेल्टा जी सिस्टम चाहिए, तो डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, ये सिस्टम का ही है ना। फर्स्ट डेल्टा एच पॉजिटिव है एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, मतलब डेल्टा जी निगेटिव कब आएगा, एट हायर टेम्परेचर ना, टेम्परेचर हाई करते जाओ तो निगेटिव आ जाएगा। जैसे डेल्टा जी इक्वल टू, मान लो डेल्टा सिस्टम 30 है, माइनस टी इंटू ये 5 है, तो टेम्परेचर यदि 6 केल्विन से ज्यादा रखोगे तो डेल्टा जी निगेटिव होगा। 6 केल्विन के बाद डेल्टा जी निगेटिव हो गया तो स्पॉन्टेनियस होगा। और लोअर रख देन 6 केल्विन रखोगे, जैसे 4 केल्विन रखो, तो 30 माइनस 20 10 आ गया, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। स्पॉन्टेनियस एट सर्टेन हायर टेम्परेचर ना, ये भी पूछता है कि किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, ये टेम्परेचर कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन आना ही है।
ऐसा डेटा दिया हुआ, तुम्हें डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया हुआ, बट ये ध्यान रखना किलो कैलोरी होगा ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसको जीरो कर दो, जीरो कब आएगा, उससे आ जाएगा ना टी, इस टेम्परेचर के बाद स्पॉन्टेनियस होगा, टी इक्वल टू 6 है। इससे ऊपर रखोगे तो निगेटिव ही होगा ये, डेल्टा जी सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम इसमें पुट करो, इस टेम्परेचर से ऊपर रखोगे तो निगेटिव आएगा। क्लियर हुआ? इज निगेटिव एट हायर टेम्परेचर, मतलब स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर। एग्जाम्पल इवेपोरेशन ले लो। इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड से, लिक्विड से गैस ना, लिक्विड से गैस बनाओगे तो एंडो एंडोथर्मिक और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पॉन्टेनियस होता जाएगा ना, टेम्परेचर कम करोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस की ओर गया, जैसे सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा रखोगे तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा, तो ये भी क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, सॉलिड से लिक्विड में एंट्रोपी बढ़ा ना, तो जैसे आइस से वाटर जा रहा है तो कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे कम पे नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉलिड से लिक्विड नहीं जाएगा, और 0 डिग्री से ज्यादा करोगे तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा, तो इट इज स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर इसके लिए 0 डिग्री होगा। ये सबको क्लियर हुआ? दूसरा हो गया कि डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस निगेटिव, ये कब स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस निगेटिव। अरे डेल्टा जी सिस्टम सोचो कितना आ गया, ऑलवेज निगेटिव, पॉजिटिव है, माइनस टी इंटू ए नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ये एक क्वेश्चन आना ही है चारों में, ये दो केस बताया मैंने, कोई एक केस पूछेंगे ही वो। तो टेम्परेचर दोनों डिसफेवरेबल है ना, फेवरेबल फैक्टर क्या होगा कि एनर्जी रिलीज हो, मतलब डेल्टा एस निगेटिव हो, फेवरेबल फैक्टर क्या होगा कि डेल्टा एस पॉजिटिव हो। तो पहले केस में डेल्टा एस पॉजिटिव है, वो अनफेवरेबल है, एंडोथर्मिक हो गया, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है वो प्रोसेस होता है, और दूसरा प्रोसेस फेवरेबल था डेल्टा एस वाला, वो पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ेगा तो प्रोसेस होता है, तो ये टेक्स प्लेट एट हाई टेम्परेचर, बट डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, ये भी डिसफेवरेबल, डेल्टा एस निगेटिव ये भी फेवर नहीं कर रहा है। क्लियर? नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। इसके अलावा क्या आ जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव, अब ये फेवर नहीं कर रहा है, नहीं डेल्टा एच पॉजिटिव तो दोनों कर लिया ना, ये अब फेवरेबल फैक्टर आ गया, डेल्टा एच निगेटिव है, और डेल्टा एच एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव ले लो, डेल्टा एच पॉजिटिव तो दोनों फेवरेबल है ना, तो ये ऑल टेम्परेचर पे होगा, स्पॉन्टेनियस ऑल टेम्परेचर, क्यों लिख के देखो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, तो ये केस भी पूछते रहता है, ये चार में से कोई ना कोई एक पूछेंगे, डेल्टा एस निगेटिव और डेल्टा एस निगेटिव कब स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सोचो कब निगेटिव होगा, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर नो टेम्परेचर, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, यस स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, यस साहब, डेल्टा एच ये निगेटिव है, ये तो फेवर कर गया, बट ये डिसफेवर कर रहा है ना, टी माइनस ये निगेटिव है, तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो गया ना, टेम्परेचर कम रहे उतना अच्छा है, कम निगेटिव बना रहेगा ना, हाँ, तो स्पॉन्टेनियस है
लोअर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे कौन सा स्पॉन्टेनियस होता है? जैसे लिक्विड से सॉलिड बना, लो टेम्परेचर पे होता है ना। कैसे? डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एस भी निगेटिव, यही फैक्टर है ना। ओके, हाँ तो ये चारों केस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें दो ग्राफ दिए हुए हैं जो नोट्स मैंने भेजा। क्या क्या दिया हुआ? इफ डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू जीरो, मतलब एनर्जी मिल ही नहीं रहा, द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। अरे तो कोई भी प्रोसेस हो रहा है और इक्विलिब्रियम में आ गया तो एनर्जी कैसे मिलेगी? जिंक कॉपर से रिएक्ट करता है तो बैटरी अपना फंक्शन करता है, डैनियल सेल। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया रिएक्शन, तो तुम्हें एनर्जी मिलनी बंद हो गई। तुम बोलते हो बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, केमिकल रिएक्शन पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर चुका, वो फिर वापस चार्ज करते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम पे आएगा, रिएक्शन होना ही बंद हो गया, तो डेल्टा जी कहाँ से मिलेगा? एनर्जी अवेलेबल ही नहीं रहेगा। हाँ, तो ये जी सिस्टम क्या हो गया कि यहाँ से करते करते फाइनली ये जीरो पे आने लगेगा। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो, मतलब जी का वैल्यू फिक्स आ जाएगा, उसके बाद नहीं चेंज होगा। हाँ, तो जी ये मिनिमम आ गया एट इक्विलिब्रियम, और ये जी सिस्टम का था, यहाँ पे टाइम था। एस की बात करें तो इंट्रोपी बढ़ते बढ़ते इक्विलिब्रियम पे कहीं जाकर मैक्सिमम पे आ गया, अब इंट्रोपी बढ़ना रुक गया, रिएक्शन ही नहीं हो रहा। एट इक्विलिब्रियम एस यहाँ पे रुक गया, मतलब डेल्टा एस सिस्टम खत्म हो गया। डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। एस इज मैक्सिमम। ओके, इसके बाद यहाँ से 7:45 होगा ना, नेक्स्ट लेक्चर में।